चाय पे चर्चा में आज चर्चा करेंगे राजस्थानी भाषा की, और इस बारे में बात करने के लिए हमारे बीच हैं शिवदान सिंह राणा और तो साथ हैं सुरेश सालवी। सुरेश सालवी जी, आप राजस्थानी विभाग जो है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उसके विभाग अध्यक्ष हैं। बताएं कि राजस्थानी भाषा की स्थिति खासतौर पर इधर दक्षिणी राजस्थान में कैसी है? सर, राजस्थानी भाषा की स्थिति, जैसे अपन दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं तो अभी यहाँ पर जैसे कि लोगों में जागरूकता थोड़ी कम है जैसे दूसरे क्षेत्र से अपन देखें तो, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप स्कूल एजुकेशन में देखते हैं तो राजस्थानी क्या स्कूल एजुकेशन में उदयपुर संभाग में किसी भी स्कूल में नहीं है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और अगर हम जैसे विश्वविद्यालय स्तर पर देखते हैं तो हमारे यहाँ पर राजस्थानी में बीए राजस्थानी में चल रही है, एमए राजस्थानी में चल रही है और शोध का कार्य भी अच्छा चल रहा है जैसे। और क्योंकि विभाग में स्थिति यह है कि विभाग में पढ़ाने वालों की संख्या कम है, विभाग में पद कम है, तो अगर पद आगे और सृजित होते हैं तो राजस्थानी के विकास में अच्छा काम होगा। शिवदान जी, बताएं कि स्कूल में राजस्थानी नहीं है, इससे राजस्थानी भाषा के विकास या उसके संवर्धन में क्या परेशानियां पैदा होती हैं? एक तो जानकारी में थोड़ा सा ये है कि अभी इससे पहले बड़ी सादड़ी में एक विद्यालय था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें कि राजस्थानी विषय चलता है, तो वो जानकारी अभाव रह गया होगा। और इस एक फतेह स्कूल में भी यहाँ राजस्थानी विभाग चलता था। परेशानी का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आपा टाबर ने जड़ों काट रहे हैं। बच्चों जो को घरे बोले उसकी घर वाली बोली को उसको हम हटा देते हैं और उसको पराई भाषा ओपरी भाषा को ने स्कूल में पढ़ावा, बच्चा असहज महसूस करता है। यही सबसे बड़ा दर्द है। बस के सफ़र में, रेल के सफ़र में, पाणत करते हुए किसान करसो जो सामान्य आदमी, गांव का देहाती आदमी जो अपनी भाषा और बोली को काम में लेता है, आज बच्चा नई पीढ़ी आ रही है, दो पीढ़ी निकल गई, उसको अपनी भाषा की जड़ों से काट दिया गया, संस्कार और संस्कृति से काट दिया गया। दिक्कत यहाँ है कि हमें इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए, नहीं रही अभी तक। इसके कारण हम लोग काफ़ी पिछड़ गए। हम दुनिया में तुलना करते हैं कि अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो विद्वान बन जाएंगे या ज्ञानी हो जाएंगे, कंपटीशन कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। चीन की मंदारिन बोली है, वहाँ कहीं अंग्रेजी नहीं चलती है। दुनिया के केवल 3 या 4 मुल्कों में अंग्रेजी बोली जाती है, ऐसा नहीं है। जापान, जर्मनी, फ्रांस, चीन, जिन मुल्कों ने अपनी तरक्की करी है उन्होंने अपनी माँ भाषा को पकड़ के रखा है। इसलिए ज़रूरत है हिंदुस्तान की अपनी बोली, अपनी खूबसूरती। जी हाँ, बाग में वह कि न्यारा न्यारा फूल, वो उद्यान की खूबसूरती दिया करे। उन्हीं बात हिंदुस्तान में न्यारी न्यारी बोलियाँ हैं, क्षेत्र में बोलियाँ हैं, भाषावाँ हैं। भाषाओं की एक रूपता पे सवाल खड़ा करना ये अलग विषय हो सकता है, पर इन खूबसूरत बोलियों को सहज के रखने के साथ ही हमारी संस्कृति बचेगी और बच्चे भी शोध के कार्यक्रम हो, चाहे अपनी पढ़ाई हो, वो रोचकता के साथ ग्रहण करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सुरेश जी, ये बताएं कि एक प्रश्न आता है, एक विभेदीकरण आता है भाषा और बोली का, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राजस्थानी नाम की कोई भाषा है ही नहीं। मेवाड़ी बोली है, उसके बाद में आप देखा जाए वागड़ी एक बोली हमारे यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान में। राजस्थानी दरअसल भाषा है, और है तो कैसे, और भाषा और बोली में फ़र्क क्या है? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी बोली जो आगे बढ़ती है और अपने विकास करती है तो वो बोली ही भाषा का रूप ग्रहण करती है। और हम देखते हैं कि जैसे कि राजस्थान में जो सभी बोलियां चलती है तो उनका रूप ही यानी कि भाषा के रूप में आगे जाके भाषा विज्ञान की दृष्टि से वो भाषा बनती है। अब हम यह विभेद करते, जैसे कि बहुत सारे जने विभेद करते हैं कि मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, वागड़ी, ये सभी बोलियों में यानी विभेद है, पर ऐसा कोई कुछ नहीं है। जैसे कि मारवाड़ वाला अगर यहाँ पर आता है, वो अपनी मारवाड़ी बोली में बोलता है तो मेवाड़ वाला आसानी से समझ जाता है, और वागड़ वाला भी यहाँ पर आता है तो वो भी अपनी भाषा अपनी बोली में बोलता है तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। हमें यह बात सोचनी है कि जब हमें अपनी पहचान को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले तो हमें अपनी बोली, हमें अपनी मायड़ भाषा की रक्षा करनी जरूरी है। जिस प्रकार से हम अपनी बोली, अपनी मायड़ भाषा की रक्षा करेंगे तभी हम अपनी भाषा, साहित्य और संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। तो इस प्रकार से सर मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई विभेद की बात नहीं है। जैसे कि आप देखोगे, जैसे गुजरात में भी आप देखोगे तो गुजरात की भी बोलियां है, और वह बोलियां ही आगे जाके गुजराती का एक परिनिष्ठिक रूप बनी है। इसी प्रकार से जैसे राजस्थानी की ये बोलियां है, और भाषा में ये देखा जाता है कि भाषा कभी एक भाषा दूसरी भाषा का विरोध नहीं करती, और भाषा तो एक दूसरे को मिलाने का काम करती है। तो इस प्रकार से ऐसा कोई विभेद वाली स्थिति है नहीं। शिवदान जी, बताएं कि राजस्थानी को भाषा माने या बहुत सारी बोलियों का एक समूह है जो आपस में एक दूसरे से अनजान है? राजस्थानी निश्चित रूप से भाषा है।
जो हमारे कने सुरेश जी बैठा है, यूनिवर्सिटी में बीए करावे, एमए करावे, कई लोग पीएचडी है, राजस्थानी पद्मश्री मिल रही है, राजस्थानी पद्मश्री के अलावा सेंट्रल एकेडमी की किताबें छप रही है। अब वो बोलियाँ और स्वरूप न्यारो न्यारो हो सके। मैं आपको एक उदाहरण दूँ, इसलिए छोटा सा शहर है, एक बच्चा 5वीं तक अनपढ़ है, 5वीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है, वो फ्रेंच और जर्मन बोल लेता है। जब टूरिस्ट आते हैं वो सीख लेता है क्योंकि उसका अभ्यास कर लेता है। जिसको अंग्रेजी का अक्षर ज्ञान नहीं है, फ्रेंच जर्मन अंग्रेजों से बात कर लेता, विदेशी नागरिकों से। हमने अपनी भाषा की जड़ों को काट दिया है। बोलीगत स्वरूप की जहाँ तक बात करें, भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भूभाग है, तो आपको ये समझना होगा। पंजाब छोटो सा है, पंजाबी की 48 डायलैक्ट्स हैं, राजस्थानी की 76 डायलैक्ट्स है। 12 कोसा बोली पलटे, वनफल पलटे पाका, बरस बतीसा जोबन पलटे, लखन पलटे लाखा। भाषा मूल लक्षण जिका है बे लाखों बरस बाद भी नहीं पलटिया करे। जनी तो अब आहड़ सभ्यता की यहाँ से अपन ने खोज कर रहे हैं। 4,500 साल पहले जो हमारे पास ज्ञान था, क्यों किया जा रहा है ये शोध भाषा पे प्रयोग ना बन जाए। हमारा ये कहना है कि भाषा एक संस्कृति की संवाहक होती है। जो नदी रो पानी वाला रो चाले, वो अपने साथ एक संस्कृति को लेके प्रवाह करती है। उसमें कई सी चीज़ हैं, रीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ भी है उसमें। हमारा सांस्कृतिक गौरव भी उसी में समाया हुआ है। हमारा वीर गाथा काल पूरा जो को है। हिंदी तो हाल अब केवल 200-250 सा बरस में आई है, इंट्रोड्यूस ही अभी हुई है। जिको हिंदी रो भक्ति काल है, वीर गाथा काल है, डिंगल रो साहित्य, ये गर्व की अनुभूति कराती है। तभी तो आप देखिए कि हिंदुस्तान का आदमी मरने को हरदम तैयार रहता है, क्योंकि उसको जो शौर्य की अनुभूति, जो साहस की अनुभूति होती है। हमारे यहाँ बाहर जाने वाले हर वणिक को मारवाड़ी कहा जाता है। इन्हें छापो लागियो मारवाड़ी। बेसिकली मारवाड़ी, राजस्थान से निकले वाला हर प्रवासी मारवाड़ी नहीं है, पर उसकी एक छाप लग गई मारवाड़ी की। यही दिक्कत हमारे साथ हो रही है कि हम भाषा की, जो चाहे वागड़ की है वागड़ी, चाहे बांगड़ की, जो गंगानगर पंजाब का बांगड़ी, वहाँ भेद आप नहीं समझ सकते। बोलीगत भेद आपको हर भाषा में मिलेगा। अंग्रेजी 4 तरीकों लिखी लीजिए। स्कॉटलैंड की इंग्लिश अलग है, वेल्स प्रांत की इंग्लिश अलग है। जब अंग्रेजी को हम 4 तरीके से लिखते हैं तो आप, ये तो बड़ी नासमझी का सवाल है कि इतनी सारी बोलियाँ। अरे बोलियाँ हैं तो खूबसूरती है। आप जो बोलना में जिसने कहा नहीं कि लहजे में फ़र्क आएगा। अब अगर एक बिहार को आदमी हिंदी में बोली, बोनियारो बोली, एक पंजाबी बोलेगा तो उसको हिंदी के लहजे में फ़र्क होगा, उत्तर भारतीय के लहजे में फ़र्क होगा। ये जो स्वरूप है, हमने क्या सबको दूर दूर रखा, अपने अपने कमरों में और दायरों में बांध के रख दिया। इसलिए हम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाए। जब इंटरेक्ट नहीं कर पाए तो ये दूरियाँ बन गई। और अब हम इसको कह रहे हैं कि नहीं, एक रूपता नहीं है। एक रूपता तो है, बहुत सुंदर है। तो सवाल ये है कि हम किस तरह के इसको स्वभाव में लाएं, अपने व्यवहार में लाएं। और बहुत खूबसूरत है। मैं तो इन कहूँ कि बहुत अच्छी बात है कि राजस्थानी की इतनी सारी बोलियां होने के बाद एक रूपता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और प्रयास इसी चीज़ को ज़रूरत देने की, इसी पे बल देने की ज़रूरत है अभी। नहीं तो हमारी सभ्यता संस्कृति खत्म हो जाएगी। खत्म ठाई कौन पड़ी कि दाता से लिख ज्ञान भी पट्टा में कट्ठे मडियोड़। ये दुख है। सुरेश जी, राजस्थानी भाषा में क्या ख़ास बात है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस भाषा को दूसरी भाषाओं से अलग, ख़ास या विशिष्ट बनाती है? सर, राजस्थानी भाषा की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें उस प्राचीन रूप में जाना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का अगर हम देखते हैं विकास क्रम, तो 835 ईस्वी में कुंवल यमाला कहा ग्रंथ जो लिखा गया, उसमें राजस्थानी भाषा का उल्लेख है और राजस्थान की 18 बोलियों का उसमें उल्लेख किया गया है। और उन बोलियों में हम देखते हैं तो बहुत सारी बोलियाँ तो यानी आज आते आते यानी कि लुप्त हो गई है। जैसे तो बोलियों को बचाना जरूरी है, भाषा को बचाना जरूरी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे जने कहते हैं कि राजस्थानी बोलने वाले नहीं है। तो आज यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थानी बोलने वालों की गिनती 10 करोड़ से भी बहुत ज़्यादा है, जो कि प्रवासी राजस्थानी बाहर गए हुए हैं। जैसे विदेश में भी है या राजस्थान के बाहर के प्रांत में भी है, तो वहाँ पर भी राजस्थानी बोलते हैं। तो राजस्थानी यानी पूरे विश्व में फैली हुई है। दूसरी तरफ हम राजस्थानी की बात करते हैं तो साहित्य भंडार की बात करते हैं, तो प्राचीन काल से लेकर आज तक राजस्थानी का साहित्य भंडार बहुत ही विशाल भंडार है, जिसमें आप देखोगे तो वीर काव्य, भक्ति काव्य, श्रृंगार काव्य, नीति काव्य ये भरे पड़े हैं जिसमें। और आज भी हम देखते हैं तो पांडुलिपि की बात करते हैं हम, तो लाखों की संख्या में राजस्थानी की पांडुलिपियाँ है जो वो अपने यानी छपने की प्रतीक्षा में है कि कोई उन पर काम करे। तो राजस्थानी का जो ये साहित्य है बहुत ही बड़ा साहित्य है। दूसरी बात हम करते हैं कि यानी व्याकरण की दृष्टि से, तो व्याकरण की दृष्टि से राजस्थानी का अपना खुद का व्याकरण है, जिसमें यानी कि डिंगल की विशेषताएं है। और वो व्याकरण है तो यानी कि जैसे हम कहते हैं जैसे रानी, तो दूसरी तरफ यानी कि राजस्थानी में बोला जाता है रानी सा,
रानी, तो न का अण हो जाता है। तो इस तरह की विशेषताएं हमें राजस्थानी में देखने को मिलती है। दूसरी तरफ हम राजस्थानी साहित्य की हम विशालता की बात करते हैं तो राजस्थानी में शिष्ट साहित्य भी मिलता है, लोक साहित्य भी मिलता है। अब लोक साहित्य की बात करते हैं तो आज के जैसे हम विकास कर रहे हैं, सब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो लोक साहित्य आज हम देखते हैं लोक संस्कृति भी हमारी खतरे में है, जिसमें लोक की जो भाषा है वह विलुप्त होती जा रही। तो इस लोक की भाषा को बचाने के लिए हमें हमारी भाषा को बचानी जरूरी है। यही लोक ही है जो लोक साहित्य, लोक संस्कृति जो समाज में सामूहिकता, प्रेम, सद्भावना का रूप जागृत करता है। तो इसलिए यानी राजस्थानी की विशेषता काफ़ी समृद्ध भाषा है यह। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जैसे कि राजस्थानी की, तो शिष्ट साहित्य भरा पड़ा है, जिसमें आधुनिक साहित्य की सभी विधाओं में आजकल राजस्थानी में लिख रहे हैं, अनुवाद भी हो रहे हैं राजस्थानी में। ये सभी रूप राजस्थानी भाषा में नज़र आता है। तो राजस्थानी एक विकसित भाषा है, जो कि कहने का मतलब बहुत कुछ काम अभी तक इसमें करना बाकी है। अगर हम करते हैं, जैसे भाषा का विभेद की बात करी जाती है कि बहुत सारे जन कहते हैं कि राजस्थानी को मान्यता मिल जाएगी तो हिंदी भाषा पर यानी कुठाराघात होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे भाषा है जो एक दूसरे को संबंध बढ़ाने का काम करती है। तो मेरा यह कहना है कि राजस्थानी भाषा विकसित भाषा है, एक भाषा विज्ञान की दृष्टि से एक पूर्ण भाषा है, तो इसको मान्यता मिलनी भी जरूरी है। इस चर्चा में शरीक हैं शिवदान सिंह राणावत और साथ में हैं सुरेश सालवी। शिवदान जी, आप बताएं कि राजस्थानी भाषा को क्या चीज़ अलग और विशिष्ट बनाती है? सब बड़ी तो ये खूबसूरती यह है कि जेके बोली रो स्वरूप है वह आपो आप में। मैं इन्हें एक उदाहरण दूँ। अभी 3 दिन पहले आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले बीकानेर में आर्काइव्स का उद्घाटन किया, और उस आर्काइव्स में 450 और 500 साल पुराना हमारा गौरवपूर्ण इतिहास के जो दस्तावेज रखे हुए थे, वो पूरे हिंदुस्तान से राजस्थान को एक विशिष्ट रूप प्रदान करता है। इसी तरीके से हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले से, जो भारत तो हमें आबाद बनी हो 47 में, ब्यूँ काफ़ी पहली, जैसे कुलमला माला का आपने जिक्र किया सुरेश जी ने, उसी तरीके से फोनेटिक्स, लेक्सिकल, सिटैक्स जो भाषा विज्ञान का मूल तत्व है, पर सुनीति कुमार चटर्जी कहो कि भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से भी राजस्थानी एक स्वतंत्र भाषा है। आप कहो कि क्या खूबसूरती है, मैं कहूँ कि अठे अपने बाबूजी चतुर सिंह जी 18 बे एक दुओ करता चालता फिरता ग्रेंट फिरे चरको फिरे पर फरमा में फेर, एक खेत हरियो करे और दूजो चूता को ढेर। कितनी बढ़िया बात वे सामाजिक संवेदना रे साथे सामाजिक जागरूकता री बात वे एक अपरी भाषा में कह जावे। अब कहीं भी हो कि घना ही बरस हो गया तो अपरी जब भाषा वाली माड़ है नी, जो आप कहो कि वो रेड फिरतो पानी काट तो उरी माड़ भी उतर गई, तो बा गेड़ नीचे उतर गई, ई कारण आज थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बाकी भाषा तो सबसे विशिष्ट और खूबसूरत भाषा है। इसकी भाषा केवल बोली ही नहीं है, भाषा संस्कार और संस्कृति है, आपका पहनावा है। आप देखिए कि राजस्थान के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, केवल साफे के रंग से आप पहचानोगे कि और रेबारी है और डांगी है और जाट है और करसो है, महिला हो या पुरुष हो, दूर से आप अंदाज लगा लोगे। ओ गमी में और खुशी में ये गम के अलग रंग है, खुशी के अलग रंग है, मूंगियो पेरियो, पोतियो पेरियो, कसुमड़ पेरियो, युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है। ये खूबसूरती आपको हिंदुस्तान के और किसी कोने में नहीं मिलेगी। ये जो विभेद है ये सांस्कृतिक खूबसूरती है। भाषा की बात कर रहे हैं हम, तो भाषा में आप देखिए कि भाषा अपने आप में गौरव का अनुभव कराती है। अपर अठे डेबर झील, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील, ऐतिहासिक कहीं के जयसमन लेक है ना, प्राकृतिक रूप से मैन मेड लेक, इसको जिसने बनाया उन्होंने वह वक्ता गलालेंग गाई। और वक्ता गलालेंग अपने आप में पूरा इतिहास है, कैसे आते हैं, कैसे राजा जी प्रस्ताव रखते हैं, कैसे उनके परिवार आके बसते हैं, कैसे इसको निर्माण काम शुरू होता है। ये जो चीज़ें हैं, वक्ता गलालेंग हो या वागड़ की मीराबाई गौरी देवी हो, चाहे मेवाड़ की मीरा हो, चाहे आपकी कहीं को अमृता देवी, अभी अमृता देवी समान बाई भी मेवात की मीरा, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। जो जाम्भोजी के 29 है ना, तो वो जो उनके सूत्र थे वो बिश्नोई संप्रदाय के, वो चीज़ें खत्म हो जाएगी। जब ये चीज़ें समाज से कटने लगेगी, आप में मेरे में कोई भेद नहीं रहेगा, तो फिर आप ये सोचिए कि काफ़ी चीज़ें अपने आप लुप्त प्राय हो जाएगी। फिर हम शोध की तरफ बढ़ना पड़ेगा। शोध कौन करेगा? जो पढ़ा लिखा होगा। हमने तो पढ़ाई यहीं ख़त्म कर दी, तो हम सीखेंगे क्या? पढ़ाई हम काट रहे हैं, जड़ों से काट रहे हैं। जो को अब नयो सिस्टम आयो है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो प्रावधान किया गया है कि बच्चों को 5वीं तक का अध्ययन उसकी माँ भाषा, माँ बोली में कराया जाए।
अब ये अलग हो सकता है कि क्षेत्र के हिसाब से राजस्थान के अलग अलग कोने में अलग अलग बोलियां बोल ली जाती है। अपने अठे ही ऐसी ऐसा ही आरटी है, ऐसा ही आरटी का काम ही पाठ्यक्रम तैयार करना है, बच्चों के लिए किताबें तैयार करना है। छोटे बच्चों को मैं आपने कहा नहीं, बच्चा डर से डाडम पढ़ना चाहता है, घर से घट्टी पढ़ना चाहता है, पर बिना कहें आप ई से ईख पढ़ाओ और वो बाजार में जाके ई से ईख ढूंढता है, उसको ईख दिखती नहीं है। वो ज्ञ से ज्ञानी ढूंढता है, उसको ज्ञ से ज्ञानी दिखता नहीं है। जब उसको दिखता नहीं है तो वो समझेगा क्या? वो जो आत्मसात करना चाहता है उसको आप जड़ों से काट देते हैं। ये हमारी शिक्षण व्यवस्था का दोष है, इसमें आप हम सभी जिम्मेदार हैं। पर विशेष रूप से जिन लोगों को ये तय करना था कि बच्चा क्या पढ़े, कैसे बाल सुलभ हो। और मैं इसमें दो चीज़ कोट करना चाहता हूँ। देश का पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद, वो खुद कहते हैं कि अगर मैंने अपनी पढ़ाई बचपन में अपनी माँ भाषा में नहीं करी होती तो मैं इतने बेहतर शोध नहीं कर सकता। गांधी जी कहते हैं जिसकी ओपरी भाषा में आप पढ़ाओ नहीं बच्चों को, उसके साथ उसकी हत्या करना है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मेरी रचनाएं भले ही गीतांजलि की बेहतर होगी, पर जितनी खूबसूरत डिंगल और पिंगल की रचना है उतनी खूबसूरत रचना मैं नहीं कर सकता हूँ। तो न तो गांधी जी से हमने कहलवाया, न रविंद्रनाथ टैगोर से कहलवाया, न अब्दुल कलाम। इस तरह से कई लोग हैं, समझ का अभाव है। हम कहीं अंधी दौड़ में कहीं और बढ़े जा रहे हैं। भाषा सब खूबसूरत है। हिंदुस्तान का अगर सबसे खूबसूरत, सबसे शौर्यवान प्रदेश देखा जाए तो राजस्थान है, और ख़ास तौर से दक्षिण राजस्थान की आप बात करें, ये तो शौर्य की भूमि के साथ साथ यहाँ तो सांस्कृतिक विविधता भी है। अठेरी माटी में आप जिन कहो कि भाटा में यहाँ जिंक निकलता है, आपके सिल्वर निकलता है, यहाँ आपका फॉस्फेट निकलता है। ये इसकी समृद्धता, ये इसकी खूबसूरती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपका हिंदुस्तान में अगर सोलर पावर में सबसे नंबर 3 पे आता है राजस्थान। हमें इन चीज़ों को बचाए रखने की और सहेजने की ज़रूरत है। हमारा जो गौरव काल जो निकल गया है, हमारी पीढ़ियों ने जो हमको दिया है संस्कार में, चाहे हाड़ी हो, चाहे पन्ना हो, चाहे मीरा हो, चाहे पद्मन हो, उन सबको पढ़ने और बच्चों को उसका गौरव की अनुभूति कराने के लिए ही राजस्थानी अनिवार्य है। सुरेश सालवी जी बताएं कि दक्षिणी राजस्थान में बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि राजस्थानी की इस भाग ने बहुत सेवा की है, यहाँ तक कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ी में नाटक तक लिखे हैं। तो थोड़ा सा बताएं कि राजस्थानी की सेवा में, राजस्थानी के प्रचार प्रसार में दक्षिणी राजस्थान, यूँ माने ख़ास तौर पर मेवाड़, उसकी क्या भूमिका रही? सर, दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो जैसे दक्षिणी राजस्थान में राजस्थानी पर प्राचीन काल से ही लिखा गया है, जिसमें आपने बताया कि महाराणा कुंभा जी ने भी यानी 3 नाटक लिखे हैं, वो मेवाड़ी बोली में है। इसके बाद हम देखते हैं कि यानी मीराबाई का जो साहित्य है वो पूरा यानी कि मिलता है हमें मेवाड़ी में और राजस्थानी भाषा में मिलता है। इस प्रकार से हम देखते हैं दक्षिणी राजस्थान में जिस प्रकार से इधर हम वागड़ अंचल में देखते हैं तो उधर गौरी बाई का साहित्य है, तो वो पूरा यानी कि वागड़ी बोली में वो राजस्थानी की ही है। अब हम जैसे कि इनकी जड़ों में जाते हैं जैसे, तो आप देखोगे जैसे कि जब से मेवाड़ में के राजवंश की स्थापना हुई तब से यहाँ पर हम देखेंगे तो तब से यहाँ के जो आदिवासी है वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहे और उन्होंने अपनी भाषा जैसे बोली के साथ उन्होंने यानी महाराणा प्रताप का साथ दिया, उन्होंने सभी का साथ दिया। इस प्रकार से यानी उनका साहित्य भी है जो यानी कि जैसे संबल प्रदान करता है, जैसे उनको आगे बढ़ाने के लिए, देश सेवा के लिए आगे बढ़ाता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ के साहित्य में तो यहाँ के लोक संत भी हुए हैं। जैसे लक्ष्मणपुरा गांव है तो वहाँ पर गुमान सिंह जी हुए, तो गुमान सिंह जी क्या एक कोठड़ी में बैठकर तपस्या करते थे और उन्होंने यानी कि 9 द्वार की एक कोठड़ी बना रखी थी। 9 द्वार इंसान के भी 9 द्वार होते हैं, तो उस कोठड़ी में बैठकर वो तपस्या करते थे। तो तप के माध्यम से उन्होंने आध्यात्मिक चेतना का जो रूप दिया है वह वास्तव में आज जीवन में उतारने का है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं जैसे शिवदान साहब ने बताया है कि चतुर सिंह जी बावजी, तो चतुर सिंह जी बावजी लोक संत के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो चतुर सिंह जी बाबू क्योंकि वो लोक बोली में बात करते थे, जैसे कि बहुत ही अच्छी सी बात है, जैसे उन्होंने कहा है कि परगर पगनी मेलनो वना मान मनवार अंजन आवे देखने सिग्नल रो सत्कार। तो यह आम लोगों को यानी कि उस आम बोली में जो लोक भाषा में समझ में आ जाता था। तो इस प्रकार से यानी कि मेवाड़ी बोली का साहित्य काफ़ी अच्छा है। आज भी मेवाड़ी बोली में इस दक्षिणी अंचल में बहुत से साहित्यकार हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं जैसे कि विलास परंपरा में हम देखते हैं तो यहाँ पर राजविलास लिखा गया है, तो उसमें मेवाड़ी बोली का उल्लेख है। और आगे आप देखते हैं जिसमें कि यानी कि वो ये महाराणा फतेह सिंह जी वो जा रहे थे तो चेतावनी और चूंटिया लिखा गया, तो वो है जो यानी कि उन चूंटियों के द्वारा उन्होंने महाराणा फतेह सिंह जी को दिल्ली की
स्टेशन से वापस वो मुड़ के वापस आ गए, उनका स्वाभिमान जागा। तो इस तरीके से यानी यहाँ पर साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने, एक और साहित्यकार हो नाथू सिंह जी महियारिया, जिन्होंने वीर सत्सई लिखी है यहाँ पर। तो इस प्रकार से यानी कि हम प्राचीन साहित्य में देखते हैं तो काफ़ी समृद्ध साहित्य रहा है इस दक्षिणी राजस्थान का। शिवदान जी, बाबूजी चतुर सिंह के जिक्र के बिना ये बातचीत अधूरी रहेगी, और उनके साथ ये संदर्भ ये भी आता है कि जो भी हमारा लोक साहित्य है, लोक कवि है, या यहाँ तक कि लोक देवता, लोक देवियाँ, इन सब ने स्थानीय भाषाओं बोलियों में ही संवाद किया। यही हमारी धरोहर है। थोड़ा सा बताएं कि ये परंपरा और इस साहित्य और इस परंपरा का संरक्षण बाबूजी चतुर सिंह जी के संदर्भ में हो रहा है या होना चाहिए? भाई आपने कहो कि खास तौर पर बाबूजी तो खूब काम करिए, और बाबूजी से गुरुजी गुमान सिंह जो जिक्र भी हो, वो कहें है कि घर में रमता देखियो राम उदिया अलग पिछाण रो जो संदेश बाबूजी दियो, बाबूजी का साहित्य हो या कोई और साहित्य हो, लौकिक साहित्य हो, जिस तरह से आपने जिक्र किया, बहुत खूबसूरत जिक्र किया कि हमारी कल्ला जी, पाबू जी, गोगा जी, ये जगह सारा लोग हाँ वो संवाद अपनी भाषाओं अपनी बोली में ही जनताओं करियो, और तभी वो लोक देवता बने। उसके पीछे भाषा ही प्रमुख थी। तो बाबूजी ने जो जिस समय जिस परिस्थिति में संवाद किया और जिस दौर में थे, तब हमारे यहाँ भाषा बहुत समृद्ध थी। निश्चित रूप से आज़ादी आने के बाद 47 के बाद कुछ पतन, कुछ गिराव आया है, और उसके लिए अगर दोष दिया जाए तो शिक्षा व्यवस्था को भी दिया जाएगा और थोड़ा सा हमारे समाज को भी दिया जाएगा। पर हाँ, जो प्रवासी राजस्थानी है वो भाषा के राजदूत के रूप में भाषा बचाए रख रहा है। मैं आपने केवल जिक्र करूं कि आपने अठे पाव चालतो, पुणियो चालतो, घूंटियो चालतो, ढहियो चालतो, वो जो चीज़ें थी, घूंटिया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्री 6, वो जो पावड़ा हा, वो बच्चे को कंठस्थ होते थे। अब कहें है कि बच्चा तुरंत या तो मोबाइल खोल लेता है या कंप्यूटर खोल लेता है या और कोई तरीके से उसका शॉर्टकट ढूंढने लग गया। जब आप उसको उसकी एजुकेशन सिस्टम से काट देते हो तो फिर उसकी नींव भी वैसी कमज़ोर तैयार होती है। बाबूजी हो या कोई और हो, बूढ़ी बाई भी हो सकती हैं यहाँ की संत, मैं उन सब को, पूरे राजस्थान के संतों को नमन करते हुए कहना चाहूँगा कि उन्होंने जिन मूल्यों की स्थापना के लिए अपनी भाषा को बचाने की लड़ाई लड़ी थी, उसको हम सहेज के नहीं रख पा रहे। अपार दाता सा इतनी मोटी हवेली बनाई दे दी, केवल उन्हें रिपेयर करानी है, हम उस हवेली के दरवाजे रिपेयर नहीं करवा पा रहे। ये हमारा दोष है, बनाने वालों का दोष तो नहीं है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हमने कोई चीज़ खड़ी करी है, कोई इमारत हमारे को मिली है विरासत में, तो उस इमारत को सहेज के रखने का धर्म जो है वो हमारा है। सुरेश जी, जाते जाते अब जिक्र करते हैं एक ऐसे प्रश्न का जो बार बार उठता है राजस्थानी को लेकर, वो ये कि इसे मान्यता नहीं मिली। और यहाँ एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या किसी भाषा को अगर राजनीतिक या संवैधानिक मान्यता मिले तो ही वो भाषा कहलाएगी? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि बोली है, वह बोली अपना यानी विकास के रूप में एक भाषा बनती है। तो राजनीतिक ये तो सब राजनीति की बातें हैं। जैसे कि भाषा को मान्यता मिले, जैसे अपनी राजस्थानी भाषा को हम देखते हैं तो साहित्य अकादमी ने इसको मान्यता दे रही है, नेपाल में इसको मान्यता मिली हुई है। तो ऐसी विकसित भाषा को यहाँ पर, जैसे कि ये हमारे लिए काफ़ी यानी कि पीड़ादायक है कि राजस्थान में राजस्थानी को मान्यता नहीं मिली है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे लिए। हम आने वाली पीढ़ी को उसकी जड़ों से काट रहे हैं ये करके। तो निश्चित रूप से राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ ये है कि मान्यता मिलने के बाद ज़रूर इसका यानी कि सरकारी स्तर पर सब तरफ विकास होगा। जैसे हर विभाग में इसका विकास होगा और शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा, और हम आने वाली पीढ़ी को उनकी भाषा, साहित्य और संस्कृति से जोड़ेंगे। नहीं तो आने वाली पीढ़ी है जो अपनी भाषा से इस प्रकार से कट जाएगी कि वह संस्कार विहीन हो जाएगी। अब जैसे कि हमारे जो ग्रामीण संस्कृति है जिसमें हमारी लोक भाषा चलती है, राजस्थानी चलती है, तो उसमें उस लोक भाषा में वह लोक भाषा एक संयुक्त परिवार में थी। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े मॉल बन गए हैं, तो उसमें संयुक्त परिवार की वो रीत तो रही नहीं, जिसमें कि उस सामने वाले फ्लैट से कोई नाता नहीं। आज संयुक्त परिवार में एक बच्चा क्या कर रहा है, कुछ क्या नहीं कर रहा है, तो उसमें उसके दादाजी, उसके परिवार के सभी सदस्य टोकने वाले थे। आज उस बच्चे को कोई टोकने वाला नहीं है। तो यह हमारी भाषा, साहित्य और संस्कृति की देन है कि हम उस संस्कृति में जिए, और आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यानी भाषा को मान्यता मिलनी जरूरी है, और भाषा को मान्यता मिलेगी तो राजस्थान और इस क्षेत्र में समृद्ध होगा।
जो हम बात करते हैं कि राजस्थान की पुरातन संस्कृति की, जिसमें हमारे जो कहते हैं कि पाबू हड़बू रामदेव, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जिहा, अब ये जो लोक देवी देवता हुए उस जमाने में, तो लोक देवी देवताओं ने उस जमाने में जो संदेश दिया है समाज को, उस संदेश को आज समाज में फैलाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम रामदेव जी को देखते हैं तो रामदेव जी की जो वाणियाँ चलती थी वो हर घर वाले, पहले हर घर में बोली जाती थी और हर घर वाले गाते थे। आज यानी कि वो संस्कृति धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो देखते हैं कि इन सब लोक देवी देवताओं ने समाज को सांप्रदायिक एकता का, प्रेम का, सद्भाव का और त्याग का ये सब संदेश दिया है। तो हम अपनी भाषा के द्वारा, हम अपनी लोक भाषा के द्वारा उस संस्कृति को हम बचा सकते हैं और हम अपने आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। तो निश्चित ही हमारी जो गौरवमयी संस्कृति है यह भाषा की, वह हम आगे आने वाली पीढ़ी को देंगे तो निश्चय ही एक अच्छा समाज हम विकसित करेंगे। शिवदान जी, इस बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई सुरेश जी ने कि हम आने वाली पीढ़ी को दे पाएंगे। मैं केवल कुछ एक उदाहरण छोटे छोटे से दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की आप बात करते हो ना, तो पशुओं में और मवेशी में भी आपारता अटकाई है, भैंस है और पाड़िया है, और ऊँट है और सांडियो है, और मोर है और ढेलनी है। मतलब आप इन कहते ही था पड़ जाए कि ये मेल है और ये फीमेल है। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हिंदी या इंग्लिश में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पशुओं की न्यारी न्यारी, कुत्तों तो भूसे है, गधों भूसे है और कुत्तों भूखे है, जो को है नहीं, और काक करुके है, कोयल टहुके है। जो टहुके करुके ये जो बोली आप केवल ऐसे अंदर से बैठ के बोल के बच्चे को डिफाइन कर सकते हो कि ये है। हमने कहा कोंकणी, वो छोटा सा कोंकण प्रदेश है गोवा के पास, कहते हैं कि सरकार की नियम है 1 लाख से ज़्यादा जिस भाषा को बोलने वाले होंगे उसको मान्यता दे दी जाएगी। जनगणना में 2011 की जनगणना में 2,61,73,83,000 लोग अपनी माँ भाषा, माँ बोली राजस्थानी लिखाई है। फिर भी भाषा रुल रही है, फिर भी भाषा ने मान्यता नहीं है। वही सब बड़ो दुख है। हिंदी ने जिस तरह से नए शब्दों का आत्मसात किया, रेल है, ट्रेन है, सिटी है, टिकट है, तो सब हिंदी, मतलब पता ही नहीं लगता ये हिंदी कहाँ है और अंग्रेजी कहाँ है, जो आत्मसात किया। हमें भी ज़रूरत है कि कुछ नए शब्दों को, चाहे हिंदी के हो चाहे अंग्रेजी के हो, समय के साथ उसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। फिर भी कहूँगा हमारी खूबसूरती हमारी विविधता में, न कि एक रूपता में, और उस विविधता को बचाए रखने की जिम्मेदारी आप हम सबकी है। चाहे 8वीं अनुसूची में होना नहीं होना ये अलग विषय हो सकता है, ये अलग प्रसंग हो सकता है, और इसके लिए अगर किसी एक आदमी को दोष दिया जाए गलत है। इसके लिए हम सभी लोग संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिनको हमने, मैं उदाहरण दूँ आपने कि एक राजा जी जगह सत्ता चली गई, अब तो सामंतशाही सत्ता चली गई, पर अठे कुछ लोग हैं वे आपो आप में डिफाइन करे कि वे जने बोलना शुरू हुए तो वे अपने राजस्थानी में बोले, मेवाड़ी में बोले। एक छात्र नेता है मारवाड़ू आवे, वो खड़ो हुए और वो बात शुरू करे अपनी माँ भाषा में शुरू करे। उन्होंने कैसे इतने साल बाद, अपनी जन्म के 40 साल बाद या 70 या 80 100 साल बाद इसको अंदर उतार रखा है। हमें जिस तरह से हमारी शिराओं में रक्त बहता है, जिस तरह से हमारी ध्वनि तरंगे, जिस तरह से हमारा हृदय का स्पंदन होता है, हमें भाषा को इस हृदय के स्पंदन की तरह, शिराओं में बहते हुए रक्त की तरह जिंदा रखना होगा, और इसके लिए हम सब जिम्मेदार होंगे। अगर हमने टाइम रहता अपना वो कारनामे नहीं करी तो कोई न कोई बड़ा नुकसान हम आने वाली पीढ़ी का कर बैठेंगे। जकाने 22 आगे गिनती भी नहीं आवे, 22 आगे पूछो कितो पिसाई करने ले जाओ, कहो कि वो 23.5 किलो लाई जे बेटा, तो 23.5 किलो जाने जन लावे, तो ये दुख है हमारा। बच्चे 22 से आगे गिनती नहीं जानते। भाषा, बोली, संस्कृति ये सब चीज़ें बदल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, एक रूपता ख़त्म हो जाएगी। हम चाहते हैं कि विविधता और उद्यान की खूबसूरती की तरह भाषा बची रहे, हमारी आत्मा में बसी रहे, रची बसी रहे। यही एक प्रयास हम सबको मिलकर करना होगा। शिवदान सिंह राणावत और सुरेश सालवी, आपका बहुत बहुत आभार।